स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आपको पता है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है? नो मैंगो माइंड में। अच्छा, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम लोग ना ये पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो इसको। हम लोग यहाँ पे ये बात लिखी हुई है बल्कि। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम ना सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसी फॉर्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म की जिसमें कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ तक बात माइंड में रखो कि जो ये फॉर्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म की और इसमें कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? वो यहाँ पे आता है कि जो इनकी अरेंजमेंट होती है ना, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड अ डबल बॉन्ड, वो डिफरेंट होती है। मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो, देखो ये आपके पास कार्बन का डबल बॉन्ड, ठीक है। ये आपके पास जो ना यहाँ पे कार्बन की साइड्स पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अटैच है आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास अटैच है CH3, ठीक है। इस तरह यहाँ पे आपके पास अटैच है CH3, यहाँ पे आपके पास अटैच है हाइड्रोजन। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये होता है कि आपके पास जो यहाँ पे जो ग्रुप्स अटैच है ना, वो ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है इनका। इनकी जो अरेंजमेंट होती है ना एटम्स की, वो डिफरेंट होती है। यानी कि जो ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच है ना इनके साथ, डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन्स के साथ, ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हैव द इज द फॉर्म ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म where compounds have the same molecular formula but different in the spatial arrangement of atoms or group of atoms around a double bond, इस डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में। और रिंग स्ट्रक्चर, अगर आपके पास में कोई रिंग स्ट्रक्चर है, कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर आ गया या कोई साइक्लिक कंपाउंड आ गया उसमें भी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे अच्छा ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पे क्यों अप्लीकेबल हो रहा है? क्योंकि देखो ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? इसने इस एटम को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, रिस्ट्रिक्ट इस सेंस में किया हुआ है कि डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो ना यहाँ से अगर एक को ब्रेक करता है दूसरा बॉन्ड तो यहाँ भी रहता है। तो ये एटम एक दूसरे के साथ ना, यानी कि अलग अलग सेपरेट नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट लगता है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इस बात की। ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड विच लॉक द ग्रुप्स इन प्लेस, इन्होंने इसको ना एटम को अपनी जगह पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। आई थिंक अभी तक आपको नहीं आ रहा। देखो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो कॉल्ड सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और अबाउट सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इस पहले इस पॉइंट को क्लियर करो। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या है कि ना यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहाँ एप्लीकेबल है? रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा ना, वहां पर आपके पास क्या होगी? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड जब होता है ना, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि देखो अभी आपको ये दिखा, यहाँ पे पिक्चर शो की गई है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ से एक हम लोग उसको निकाल भी लेंगे तो दूसरी फिर भी यहाँ पे है, हम लोग इसको रोटेट नहीं करवा सकते। अब देखो यहाँ पे एक आपके पास इसमें है ना, तो अब आप इसको इजिली रोटेट करवा सकते हो, लेकिन इसको आप रोटेट नहीं करवा सकते। तो जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, या अगर इनकेस सिंगल बॉन्ड भी है लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड है अगर, ठीक है, यानी कि जिससे देखो आपके पास मैं यहाँ पे शो करती हूँ आपको। यहाँ पे ये आपके पास देखो एक हमारे पास क्या है? साइक्लोप्रोपीन है, ठीक है। साइक्लोप्रोपीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है अब कि यहाँ पे ना ये है साइक्लिक कंपाउंड आपके पास, लेकिन सिंगल बॉन्ड है ना, लेकिन देखो सब साइड इसकी आपस में कनेक्टेड है, तो इसकी भी जो फिर रोटेशन नहीं हो सकती। तो कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा सिंगल बॉन्ड का, या वो डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो वहां पे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये तो आज हमें पता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड। यहाँ पे देखिए दो बॉन्ड्स होते हैं कार्बन कार्बन के, फर्स्ट सिग्मा होता है, सेकंड पाई होता है। द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड लॉक ईच मॉलिक्यूल इन वन पोजीशन। अगर हमारे पास जस्ट ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड होता, सिग्मा बॉन्ड होता, तो उससे तो इजीली रोटेशन हो सकती है, लेकिन इस पाई बॉन्ड ने आगे क्या किया, इस रोटेशन को लॉक कर दिया है, ठीक है, इन वन पोजिशन। द टू कार्बन एटम्स आर
carbon का double bond and the four atoms that are attached to them lie in one plane and their position is in space are fixed, ठीक है। यानी कि एक ही प्लेन में लाई करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको देख लो, ये एक ही प्लेन में लाई करे, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कि दोनों मतलब दोनों इसमें इंटरव्यू में तो ये मतलब कि एक को निकाल देगा दूसरा, अगर एक को निकालेगा तो दूसरा जो ना वो आएगा इस पे, लेकिन दोनों की वजह से क्या होता है कि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकेगा। रोटेशन अराउंड द कार्बन का डबल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रोटेशन वुड ब्रेक द पाई बॉन्ड, ठीक है। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है? अगर नहीं हुआ तो मुझे बता दो यहाँ पे। मैं आपको ये जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का, ये क्विज में टेस्ट में ऐड नहीं करूंगी, आपको दोबारा यहाँ पे इसी पॉइंट को यहाँ तक क्लियर कर देती हूँ, आगे हमने मूव नहीं करते अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। नो मैम, ये हो गया। हो गई क्लियर? यस मैम। ठीक है। अच्छा, बस आप दो चीजें माइंड रखिए, जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है, जहां पे आपके पास साइक्लिक कंपाउंड होता है, वहां पे वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो वहां पे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, rotation about pi bond is not possible because it would break the pi bond. Rotation about pi bond is not possible because it would break the pi bond. pi bond के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ब्रेक कर देते हैं pi bond को। This restriction of rotation about the carbon-carbon double bond is responsible for the geometrical isomerism in alkenes. A popular analogy of this situation is based on two bonds and two nails. Driving one nail through two bonds will not prevent free rotation of the two bonds. But once a second nail used, the board cannot be freely rotated. ये अब हमने भी एग्जांपल यहाँ पे देखे, बोर्ड और नेल की देखी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, कंसिडर द केस ऑफ टू ब्यूटीन, इट एग्जिस्ट इन टू स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट्स। यहाँ पे आपको देखिए ये एग्जांपल्स शो की गई हैं, ठीक है, यहाँ पे ये सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस ब्यूटीन की शो की गई हैं। यहाँ पे अगर आप देखो सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस, अच्छा आपको पता है कि सिस और ट्रांस क्या होते हैं, हम इनको क्यों नेम देने सिस और ट्रांस का? मैम, जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कंपाउंड एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो फिर वो हमारे पास सिस होता है, और अगर डिफरेंट पोजीशन हो तो फिर ट्रांस होता है। यस, ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पे कार्बन के ई की साइड पे जो है ना वो आपको दोनों साइड पे जो है ना वो मीथेन अटैच नजर आ रहा है, तो ये सिस है। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पे अटैच है तो वो क्या होता है, ट्रांस होता है, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट ये है। दीज टू कंपाउंड्स आर रेफर्ड टू एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये जो सिस और ट्रांस है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, इसी वजह से इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बाय द टर्म सिस एंड ट्रांस। This isomer is one in which two similar groups are on the same side of the double bond. The trans isomer is that in which two similar groups are on the opposite side of the double bond. Consequently, this type of isomerism is often called cis-trans isomerism. ठीक है? Geometric isomers are stereoisomers because they have the same structure formula but different special arrangement of atoms. ठीक है? यानी कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है, बाकी इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज जो है वो सेम होते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट क्या सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है कि जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट है। देखो वही बात है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक साइड पे दोनों मीथेन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे अटैच है, ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड रखनी है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आइसोमेरिज्म की टाइप है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन एटम्स के अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो वो कौन से होंगे आपके पास, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होंगे। The conversion of cis into trans isomers और vice versa means आप ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करें या सिस को ट्रांस में करें, ये कब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल तब होता है जब आप जो है आइसोमर्स को हीट करते हैं, यानी जब आपके पास ये जो आपके पास एटम है ना, इनका फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा उसको हाई कर दें, हाई टेम्परेचर पे इस एटम को अगर आप बॉयल करेंगे, इस कंपाउंड को बॉयल करेंगे, या इसको हाई टेम्परेचर पे इसको हीट अप करें, या ये लाइट अब्जॉर्ब कर ले, यानी इसको आप इतनी लाइट प्रोवाइड करें, अल्ट्रा वायलेट या IR कोई भी लाइट प्रोवाइड करें, वो इतनी लाइट प्रोवाइड करें कि ये लाइट को अब्जॉर्ब कर ले, तो तब जो है हम इनको सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट सप्लाइज द एनर्जी अबाउट 62 किलो कैलोरीज पर मोल टू ब्रेक द पाई बॉन्ड सो दैट रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड बिकम पॉसिबल। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि रोटेशन हो पॉसिबल हो, उसके लिए एक आपके पास कंडीशन ये है कि आप उसको 62 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोवाइड करें, ताकि जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और हमारे पास रोटेशन जो है वो हम फ्रीली रोटेट कर सकें, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन ना वो पॉसिबल हो जाएगी। अपॉन कूलिंग द रिफॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड कैन टेक प्लेस। दोबारा से जब आप उसको कूलिंग प्रोवाइड करेंगे,
दोबारा से इसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे तो दोबारा से पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और आपके पास जो है वो कैन टेक इन टू वेज ऑफ गिविंग मिक्सचर, ट्रांसट्रीब्यूटिन, सिस्ट्रोब्यूटिन दोनों बचेंगे। अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में आती है, ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। ऐसे बहुत से केसेस आप पहले पढ़ चुकी हो, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके माइंड में इसकी क्या रीजन आती है कि ट्रांस आइसोमर्स क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर से, यानी कि जो ट्रांस आइसोमर्स हैं ये इतने स्टेबल क्यों है, ये लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं सिस आइसोमर से। मैम आई थिंक रिपल्जन और वो उसका कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर सेम साइड पे होंगे तो उनमें रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी। हाँ एक कंडीशन लग सकती है बिल्कुल, एक रीजन ठीक है आपकी, और कोई माइंड में है रीजन आपके। नो मैम। अच्छा देखो हमारे पास, मैं आपको इसकी बताती हूँ। यहाँ पे ना देखो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में वो आपको क्या शो कर रहे हैं, ये है सेस ब्यूटीन, ये है ट्रांस ब्यूटीन। आपके पास मीथेन ग्रुप्स दोनों ना इस साइड पर अटैच है। इसको आप ये देखो कि आपके पास ना ये CH3 इस तरह से बना हुआ है, यानी कि एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे अटैच है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे अटैच है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है ना वो ये वाला है। इसी तरह से जब ये वाला स्ट्रक्चर भी, इसको भी आप ओपन कर लो, ठीक है, एक यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पे अटैच है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है जो आप इसके ऊपर अटैक करेगा, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जो आप इसके ऊपर अटैक करेगा सिस प्रोटीन के ऊपर, वो अटैक इस साइड से नहीं कर सकेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि एटम्स ने ना उसको ये जो ब्रांचेस है ना उन्होंने इस डबल पॉइंट को ना कंप्लीटली कवर किया है। इस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा, चांसेस होंगे लेकिन बहुत कम चांसेस होंगे इस साइड से, ठीक है। लेकिन वो एटम इजीली यहाँ से अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई बल्क ग्रुप्स अटैच नहीं है। ऐसा ही है ना, अगर आप देखती हो ट्रांसट्रिब्यूटिन को, ट्रांसट्रिब्यूटिन में क्या होगा, इस साइड पे भी एक बल्की ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी एक बल्की ग्रुप अटैच है। यहाँ से भी चांसेस बहुत कम है आके रिएक्ट करने के इसके ऊपर, और यहाँ से आके चांसेस भी बहुत कम है अटैक करने के, ठीक है। तो ट्रांस जो है ये ज्यादा स्टेबल इसीलिए है क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड से बल्की ग्रुप अटैच है। जब बल्की ग्रुप्स ऑपोजिट साइड में अटैच होता है तो दोनों साइड से जो है ना वो रिएक्ट करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। सिस में क्या है कि एक साइड पे हमारे पास बाकी ग्रुप ज्यादा है और एक साइड पे है ही नहीं, तो वो इजिली क्या करेगा, अगर वो यहाँ से अटैक नहीं कर सक रहा तो वो यहाँ से अटैक कर लेगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रांस है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें रिएक्टिविटी के चांसेस बहुत कम है। आपको ये बात तो पता ही होगा कि स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी के ऑपोजिट होती है, इनवर्स होता है रिलेशन का। जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है मतलब कि वो कम रिएक्टिव है, ठीक है, उस पर मतलब रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल होती है ना। तो ये पॉइंट अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि ट्रांस जो है ना वो इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि देखो अब उसने जो रीजन बताई गई है आपको, उसमें वो यही कह रहे हैं कि ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन द corresponding cis isomer. This is because in cis isomer the bulky groups are on the same side of the double bond. The steric repulsion of groups make the cis isomer less stable than the trans isomer in which the bulky groups are far, they are on the opposite sides of the double bond. ज्योमेट्रिक आइसोमर हैव डिफरेंट, अच्छा यहाँ तक ही पॉइंट क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल है कंसिडर द केस ऑफ प्रोपीन। अब प्रोपीन में आप देखिए हमारे पास वो आपको ये शो भी कर रहा है कि यहाँ पे देखिए कार्बन के अक्रॉस एक कार्बन पे दोनों जो ग्रुप अटैच है वो सेम है, दोनों हाइड्रोजन के ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है ये एल्कीन्स पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन उन एल्कीन्स पे जहाँ पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम ना हो, ठीक है। जैसे कि इस कार्बन पे अगर आप देखें, एक तरफ आपके पास CH3 अटैच है और दूसरी साइड पे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट होगा वो एप्लीकेबल होगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर प्रोपीन। This is because one of the double bonded carbon has two identical groups attached to it, ठीक है, यहाँ पे identical groups attached है इसीलिए यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। Consider the case of 3-hexene. This is because each double bonded carbon atom is attached to two different groups. यहाँ पे अगर आप देखो आपके पास जो है वो इस कार्बन पे भी डबल डिफरेंट ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के ऊपर भी डबल डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ये दूसरा ग्रुप अटैच है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे आप देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेबल होगा। अब आपने चीज देखनी कि क्या ये सिस आइसोमर है या ट्रांस है, ठीक है। तो सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आपको पता था, जैसे
कि अगर हमारे पास जो है वो सेम साइड पे, यानी कि अब देखो यहाँ पे सेम साइड पर सेम ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास जो है वो सिस आइसोमर्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो बल्कि ग्रुप्स जो नहीं, ये ऑपोजिट साइड्स पे है, तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएगा। अब कार्बन के इस साइड पे अटैच है एक बल्कि ग्रुप और एक यहाँ पे, तो ये ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की आपको? यस मैम। बस अब आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये एल्कीन्स में एप्लीकेबल तो है, लेकिन हर एल्कीन में नहीं होता। ठीक है, वो एल्कीन्स अगर इनमें जो कार्बन के साथ सेम ग्रुप अटैच है तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, हम आगे देख मूव करते हैं। कंसिडर द केस ऑफ ब्यूटीन डायोइक एसिड। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे आपको क्या शो करे, अच्छा यहाँ पे ठीक है मेल्टिंग पॉइंट इशू क्या हुआ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल हैज दिस बिकॉज ईच डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज टू डिफरेंट ग्रुप अटैच टू इट। यहाँ पे देखिए कार्बन के क्रॉस आपके पास हाइड्रोजन एंड COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ना वो आपके अटैच है। ठीक है, इस कार्बन के क्रॉस भी डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। अब देखें बल्कि ग्रुप्स जो है ना वो डिफरेंट साइड्स में, ऑपोजिट साइड्स में, तो हम लोग इसको ट्रांस कहेंगे। और यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स जो है ना वो सेम साइड पे, इसको हम लोग सिस कहेंगे, सिस ब्यूटेन डायोइक एसिड, और ये ट्रांस ब्यूटेन डायोइक एसिड। वहीं इस पॉइंट को, इस एग्जांपल को अपने पास नोट डाउन कर लो। ये बहुत चांसेस है आपके एग्जाम्स में आने के। इसकी रीजन ये है कि वो आपको इस तरह से कहते हैं कि फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड की नेम से वो अच्छा मैलिक एसिड यहाँ पे, और आपके पास एक मेलोनिक एसिड भी आएगा आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड के उसमें। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स जो है ना इनको मिक्स कर देते हैं। इस चीज को याद रखो कि पहली बात कि ये मैलिक एसिड है, और उसके बाद जो है वो आपको कह सकता है कि फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड की एग्जांपल की हेल्प से आप जो न्यूमेरिक आइसोमेरिज्म को, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। तो ये आपने फिर इसमें वो करना नहीं है, हेजिटेशन नहीं फील करनी, क्योंकि ये ब्यूटेन डाइक एसिड की एग्जांपल ये। ठीक है, इनके नेम इसने इस तरह से कर दिया। ट्रांस को हम लोग जो है वो फ्यूमरिक एसिड कहते हैं, और सिस ब्यूटेन डाइक एसिड को हम लोग मैलिक एसिड कहते हैं। सेकेंडली, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं ये जरूर पूछते हैं वो। मैंने देखा है लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स में हर दफा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो ना ये उन्होंने कहीं ना कहीं से ये बात पूछी हुई थी कि फ्यूमरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है या मैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। okay. Next point is geometrical isomerism in cyclic compounds. Geometrical isomerism is also possible in cyclic compounds. There can be no rotation about carbon-carbon single bond forming a ring because rotation would break the bond and break ring. Okay, alkenes में geometrical isomerism का concept applicable नहीं होता। alkenes की बात करी मैं, लेकिन अगर आप साइक्लिक एल्कीन्स की बात करेंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है। किस तरह से, अगर आपके पास साइक्लिक एल्कीन्स होंगे, ठीक है, तब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अब देखो हमारे पास जो ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसने क्या किया हुआ है कि इसने एग्जांपल दी हुई है 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म। इसकी एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस फॉर्म है आपके पास। अच्छा हाँ ठीक है, सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या है कि सेम साइड्स पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, सिस हो जाएगा ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे ट्रांस हो जाएगा। ये एग्जांपल तो उनकी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो तो एप्लीकेबल है। यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, और इसमें जो है ना वो ऑपोजिट साइड पे जाएंगे। A requirement for geometrical isomerism in cyclic compound is that there must be at least two other groups beside hydrogen। हाइड्रोजन के अलावा डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए दो, ठीक है, on the ring, and there must be on different ring of carbon atoms। For example, no geometric isomerism are possible for 1,1 dimethyl cyclopropane। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो उसने क्या किया है, इसने एक कार्बन के ऊपर जो है बल्कि ग्रुप अटैच कर दी। यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखो एक बात तो ये कि सेम ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे जो है आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, क्योंकि देखिए ये सेम कार्बन के ऊपर इसका हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या किया उसने, इसने डिफरेंट कार्बन के ऊपर जो ना ये ग्रुप अटैच कर दी। ठीक है, ये हम मानते हैं इससे है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि उसने सेम कार्बन के ऊपर सेम ग्रुप्स अटैच किए हुए हैं। और इसी वजह से देखें यहाँ पे रोटेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पे इसकी एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जांपल दी ना 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, इसकी नेम से भी वो करते थे स्टूडेंट्स को
कि इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। वैसे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप वहां पर डायग्राम बना के फौरन आपको आइडिया हो जाएगा कि एप्लीकेबल है या नहीं, लेकिन वैसे इसको माइंड में भी रख लो। आपके बुक में एक एग्जांपल है, ये बहुत दफा उसने पूछी है एग्जांपल। तो 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपीन जो है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ओके मैम।